नए मंत्रियों के पदभार ग्रहण करने का सिलसिला जारी। निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री, नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन मंत्री व रवनीत बिट्टू ने संभाला रेल राज्य मंत्री का पदभार। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बैठक में की कई घोषणाएं। कहा, एससी छात्रों को दाखिले के साथ मिलेगी छात्रवृत्ति और श्रमिकों को मिलेंगे टूल किट के लिए पैसे। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, सरकार धान के सीजन में किसानों को निर्विघ्न बिजली मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध। कम से कम 8 घंटे बिजली सप्लाई करेगी सरकार। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। मोदी सरकार के नए मंत्रियों का पदभार ग्रहण करने का सिलसिला जारी है। आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान उनके साथ पंकज चौधरी भी मौजूद रहे, जिन्होंने मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। वहीं अजय टम्टा ने भी सड़क और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया। साथ ही हर्ष मल्होत्रा ने भी मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला है। पंजाब के पूर्व सांसद और लुधियाना से भाजपा के उम्मीदवार रहे रवनीत सिंह बिट्टू ने कल दिल्ली में रेल राज्य मंत्री का पदभार संभाल लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। रेल भवन में पहुंचने पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व सीईओ जया वर्मा सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही रेलवे कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वी सुमना भी हाजिर थे। इसके बाद प्रेस वार्ता करते हुए रणवीर सिंह बिट्टू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का उन्होंने आभार जताया। उन्होंने कहा कि रेलवे आम लोगों के साथ जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है। वे प्रधानमंत्री मोदी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के मार्गदर्शन में इस विभाग को और आगे ले जाने के लिए टीम के तौर पर कार्य करेंगे। रेल राज्य मंत्री का पदभार संभालने के बाद उन्होंने पंचशील भवन में फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया। विभाग की सचिव अनीता प्रवीण ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर रवनीत सिंह बिट्टू ने केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्री चिराग पासवान के साथ भी मुलाकात की। उन्होंने भारत में इस सेक्टर में नवीनता और विकास को उत्साहित करने के लिए भविष्य की कार्ययोजना पर भी चर्चा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय सेवा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन विभागों के साथ उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की शीघ्र ही संयुक्त बैठक बुलाई जाए और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की पिछले वर्ष की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की लंबित राशि जारी की जाए। बैठक में बताया गया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति के विद्यार्थी जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए वार्षिक से कम है, वे आवेदन के पात्र हैं। वर्ष 2023-24 में 82,248 विद्यार्थियों को 36 करोड़ 32 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा राज्य शुभ ज्योत्सना पेंशन योजना के तहत अब तक 15,000 रुपए मासिक पेंशन उन्हें दी जा रही है। इस राशि में भी वृद्धि की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि 71,000 रुपए से बढ़ाकर 61,000 रुपए पंजीकरण के साथ ही जारी की जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने हरियाणा भवन और अन्य सनिर्माण कल्याण बोर्ड के श्रमिकों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए टूल किट, साइकिल योजना, सिलाई मशीनों का लंबित पैसा तुरंत ही जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ईएसआई की तर्ज पर सनिर्माण कल्याण बोर्ड के श्रमिकों को स्वास्थ्य लाभ दिलाने के लिए नई योजना बनाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जिन श्रमिकों के डेथ क्लेम किसी कारणवश लंबित पड़े हैं, उन्हें तुरंत जारी किया जाए ताकि गरीब परिवार की आर्थिक रूप से मदद हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना में
बदलाव किया जाए ताकि कार्यस्थल या किसी अन्य स्थान पर श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जा सके। बैठक में बताया गया कि रोहतक में 100 बिस्तर वाले ईएसआई अस्पताल के लिए जमीन चिन्हित कराने सहित अन्य प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है। जल्द ही इसका शिलान्यास भी किया जाएगा। इसके अलावा पंचकूला में स्थापित डिस्पेंसरी का भी उद्घाटन किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि राज्य सरकार धान के सीजन के दौरान किसानों को निर्विघ्न एवं निरंतर बिजली सप्लाई मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है। चंडीगढ़ में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धान के सीजन के दौरान सरकार किसानों को कम से कम 8 घंटे बिजली सप्लाई करेगी, जिसके लिए सरकार ने उचित प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा कि देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों ने हमेशा ही अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने यह भी बताया कि धान के सीजन के मद्देनजर पंजाब राज्य बिजली निगम द्वारा बिजली की अनुमानित मांग से अधिक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब राज्य बिजली निगम और पंजाब राज्य ट्रांसमिशन निगम को राज्य के सभी क्षेत्रों में धान के सीजन के दौरान निरंतर और गर्मियों के दिनों में घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई यकीनी बनाने के आदेश दिए गए हैं। उनका कहना है कि किसानों और अन्य उपभोक्ताओं की बिजली से संबंधित शिकायतों के समयबद्ध निपटारे के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए गए हैं और शिकायत केंद्रों को मजबूत बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश दुनिया के अपने समर्थकों से सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार हटाने के लिए आग्रह किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर की अपनी पोस्ट में कहा है कि चुनाव अभियान के दौरान पूरे भारत में लोगों ने मेरे प्रति स्नेह के प्रतीक के रूप में अपने सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार जोड़ा। इससे मुझे बहुत ताकत मिली। भारत की जनता ने एनडीए को लगातार तीसरी बार बहुमत दिया है, जो एक तरह का रिकॉर्ड है, और हमें अपने देश की भलाई के लिए काम करते रहने का जनादेश भी मिला है। हम सभी के एक परिवार होने का संदेश प्रभावी ढंग से दिए जाने के बाद मैं एक बार फिर भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूं और अनुरोध करता हूं कि अब आप अपने सोशल मीडिया से मोदी का परिवार हटा दें। जो नाम दिख रहा था वो बदल सकता है, लेकिन भारत की प्रगति के लिए प्रयासरत एक परिवार के रूप में हमारा बंधन मजबूत और अटूट बना हुआ है। देश भर में योग दिवस की तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी ने योगाभ्यास का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है कि उन्हें आशा है कि ये लोगों को नियमित रूप से योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित करेगा। आज से 10 दिन बाद दुनिया भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर भारत के आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा विशेष तैयारियां शुरू की जा रही हैं। इस बार की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया है कि सभी लोग योग को अपनाएं और इसके माध्यम से अपने जीवन में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी की दिशा में आगे बढ़े। इस मौके पर उन्होंने योगाभ्यास का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, अब से 10 दिन बाद दुनिया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी, जो एकता और सद्भाव का जश्न मनाने वाली एक प्राचीन प्रथा है। योग ने सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार करके समग्र कल्याण की खोज में दुनिया भर के लाखों लोगों को एकजुट किया है। जैसे जैसे हम इस वर्ष के योग दिवस के करीब आ रहे हैं, योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना और दूसरों को भी इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। योग हमें शांति का आश्रय प्रदान करता है, जो हमें शांति और धैर्य के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। योग दिवस नजदीक आ रहा है। मैं वीडियो का एक सेट साझा कर रहा हूं, जो विभिन्न आसन और उनके लाभों पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा। मुझे आशा है कि यह आप सभी को नियमित रूप से योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित करेगा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। देश में अब विदेशी विश्वविद्यालयों की तर्ज पर छात्र कॉलेज में साल में 2 बार प्रवेश ले सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस योजना को मंजूरी दी है। 2024-2025 शैक्षणिक स्तर से 2 प्रवेश चक्र जुलाई से अगस्त और जनवरी-फरवरी महीने में होंगे। इस सिलसिले में यूजीसी अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा है कि अगर भारतीय विश्वविद्यालय वर्ष में 2 बार प्रवेश दे सके तो इससे कई छात्रों को लाभ होगा, जैसे कि वो छात्र जो बोर्ड परीक्षा के परिणामों की घोषणा में देरी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं या व्यक्तिगत कारणों से जुलाई अगस्त सत्र में किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से चूक गए हों। मीटिंग में हम ये निर्णय लिया कि अब से इंडिया में सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस
2 बार एडमिशन्स कर सकते हैं, एक बार जुलाई अगस्त में और दूसरा जनवरी फरवरी में। और इससे हमारा स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। जो जुलाई अगस्त में ज्वाइन नहीं कर पाया, इन्होंने जनवरी फरवरी सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। और जो प्लेसमेंट्स होता है हमारा यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, अब 2 बार हम कर सकते हैं। तो ये फैसला से स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और यूटी पुलिस ने संयुक्त रूप से चंडीगढ़ की सुखना झील से 3 और 5 किलोमीटर की वॉकथन का आयोजन किया। इसमें करीब 800 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इनमें शहर निवासी एनसीसी कैडेट्स, एसपीवाईएम के स्वयंसेवक और 1000 से ज्यादा दर्शक भी शामिल थे। इस वॉकथन को यूटी पुलिस के महानिदेशक सुरेंद्र सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज से 26 जून तक चलने वाले संयुक्त नशा मुक्ति पखवाड़े का उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। इस दौरान सभी 800 प्रतिभागियों ने जीवन को हाँ और नशीली दवाओं को ना कहने की प्रतिज्ञा भी ली। इस मौके पर डीजीपी सुरेंद्र यादव ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को जागरूक करना है ताकि उनमें स्वस्थ जीवन जीने और खेलकूद की भावना को बढ़ाया जा सके। नशा एक सामाजिक बुराई है और इसके खिलाफ लड़ने के लिए समाज को एकजुट होना पड़ेगा। हमारे देश का भविष्य, उनके साथ एक सेतु स्थापित किया जाए, उनको भी इस बारे में जागरूकता करी जाए कि इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं समाज पर, परिवार पर और उनके भविष्य पर क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। और साथ के साथ जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका भी एक पब्लिक के साथ इंटरफेस होना चाहिए। जो सिविल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ इंटरफेस होते रहना चाहिए, ना केवल एक जानकारी के तौर पर ज़्यादा इंटरफेस हो, और साथ के साथ हम इन दुष्प्रभावों के बारे में ज़्यादा जागरूकता फैला सके कि इस दुष्प्रभाव के कारण से समाज पर क्या असर पड़ सकता है। इस दौरान नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। इसके द्वारा नशेड़ी को होने वाली बीमारियों और उसके परिवार पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी जागरूक किया गया। एनसीबी द्वारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में एक साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली व उत्तर प्रदेश सहित पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि भीषण गर्मी में तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कल हरियाणा में सबसे ज्यादा तापमान नूंह में करीब 46 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा रोहतक, सिरसा, हिसार और सोनीपत में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। वहीं चंडीगढ़ मौसम केंद्र के अनुसार 20 जून तक लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। आने वाले दिनों में पारा 45 डिग्री से 46 डिग्री तक भी जा सकता है। 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चंडीगढ़ मौसम केंद्र के अनुसार मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। दिन में लू चल रही है। लोगों को अभी करीब 10 दिन तक लू का सामना करना पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अच्छी बात यह है कि अभी तक मानसून समय पर है। इसके अनुसार जून के आखिरी दिनों में मानसून चंडीगढ़ में दस्तक दे सकता है। इससे करीब 1 हफ्ते पहले प्री मानसून की एक्टिविटी शुरू हो सकती है। मौसम केंद्र ने अगले 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट और उसके बाद 2 दिन के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।